May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon to all of you, sir. Good afternoon. बैठिए. Thank you, sir. कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया. बात शुरू किया जाए. जी सर. आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं. अच्छा लग रहा है आपको? जी सर. अपने बारे में कुछ बताइए. नाम बताना ज़रूरी नहीं है, हम लोग बात शुरू कर सकें इसके लिए कुछ संक्षेप में अपने बारे में बताइए. सर मैं जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ. मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 2011 में महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय बरेली से किया है. अच्छा, एक किस विषय से? सर केमिस्ट्री से. ठीक है. सर वर्तमान में मैं सीनियर लेक्चरर डाइट के पद पर बरेली में कार्यरत हूँ. और सर मुझे वर्कआउट करना और खाली समय पुराने गाने सुनना पसंद है. अच्छा, इस समय आप वर्तमान में सीनियर लेक्चरर हैं? हाँ सर, डाइट बरेली. अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया. और इसके पहले आपने इंटरव्यू दिया है? यस सर. 2017 में सर, 2020 में और 2022 में. अच्छा, क्या रिजल्ट क्या रहा? सर 2017 में सर मेरा आरएफओ में हुआ था सिलेक्शन, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में. अच्छा. 2018 में सर फूड सेफ्टी ऑफिसर और 2020 में सर सीनियर लेक्चरर डाइट. बहुत बढ़िया. रोजगार की इतनी कमी है और आप इतने सारे रोजगार लेके चल रहे हैं, तो आप तो दूसरे का हक एक तरह से मार रहे हैं. आपको तो एक नौकरी मिल गई, उसको करना चाहिए. सर एक्चुअली सिचुएशन उस टाइम ऐसी थी कि एग्ज़ाम 2017, 18, 19 के लगातार हुए थे, तो रिज़ल्ट सर फाइनली किसी का आ नहीं पाया था. तो इसलिए सर रिज़ल्ट की आने की देरी में सर पोस्ट फिल की गई और सर इंटरव्यू दिया गया, तो बाय गॉड ग्रेस सर सिलेक्शन हो गया. तो इसलिए सर जो मुझे ठीक लगा कि आगे मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकूं और अपने डिज़ायर की जॉब पा सकूं, तो मैंने फिर सीनियर लेक्चरर डाइट सर. तो इसमें आप फूड सेफ्टी और आरएफओ ये सब ज्वाइन किया था आपने? नहीं सर, नहीं किया था. इसमें से कोई ज्वाइन नहीं किया आपने? सर इसके रिजल्ट आसपास ही आए थे और इसके एग्ज़ाम भी सर आसपास ही हुए थे सर. अच्छा. तो फाइनल रिजल्ट किसी का नहीं आ पाया था, इसलिए मैं एग्ज़ाम में बैठा था सर. अच्छा, आप नायब तहसीलदार भी हैं? सर 2022 में पिछले साल नायब तहसीलदार के पद पर सिलेक्शन हुआ है. अभी मैंने एक्सटेंशन ले रखा था मेंस देने के लिए सर. अच्छा अच्छा अच्छा. तो जब आप सीनियर लेक्चरर हैं तो आप फिर नायब तहसीलदार के पद पर क्यों आप जाना चाह रहे थे, या क्यों उसको ऑप्ट किया था आपने? सर मेन तो मेरा सर शुरू से ही इच्छा रही है कि मैं प्रशासन में अपनी सेवाएं दे सकूं, उसमें योगदान दे सकूं. तो मुझे लगा अगर सर एसडीएम पे सिलेक्शन नहीं होता है तो डायरेक्टली नहीं सही इनडायरेक्टली मैं अपनी प्रशासन में अपनी सेवाएं दे सकूं. तो इसलिए सर मैंने नायब तहसीलदार ऑप्ट किया था सर. एक प्रशासनिक अधिकारी और एक टीचर अध्यापक, इसमें क्या अंतर है आपकी नज़र में? सर अगर सामने से देखा जाए तो टीचर और एक प्रशासनिक अधिकारी में टीचर का एक दर्जा एक हमेशा से ऊंचा रहा है. वो बच्चों को एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करता है जिसके बेस पे ही वो आगे चलकर अपने समाज में और अपने देश के लिए कुछ आगे कर सकते हैं. लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी की देखा जाए तो वो सर अपने प्रशासन में अपने जो उसने मूल्य प्राप्त किए हैं समाज से, परिवार से, उन सबको सर जोड़ के एक तरीके से समाज में और जो वीकर सेक्शन है उनके उन्नति में अपना योगदान दे सकता है सर. जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं आती हैं तहसील स्तर पे या जिले स्तर पे, उनका सर ईमानदारी से क्रियान्वयन कर सकता है. काफ़ी कुछ है सर प्रशासनिक अधिकारी को करने के लिए. यानी आपकी पसंद प्रशासनिक अधिकारी है, टीचर आप ऐसे मजबूरी आपकी नौकरी लग गई इसलिए आप टीचर हैं इस वर्तमान? सर ऐसा भी नहीं है कि अगर मेरा इनकेस प्रशासन में नहीं जाने का हो पाता है किसी कारण से, तो मैं फिर टीचर रहना ही पसंद करूंगा. टीचर के रहते हुए भी मैं मतलब मुझे एक ऐसा लगेगा कि मैंने अपने प्रोफेशन से अपने जो मैं मेरे अंदर क्वालिटी है एक बच्चों को पढ़ाने की, और उसके हिसाब से मैं जस्टिस कर पाऊंगा. तो इस लिहाज से मैं टीचर प्रोफेशन चुना है सर. इन केस अगर नहीं हो पाता है प्रशासन में तो मैं टीचर रहना पसंद करूंगा. अच्छा, बहुत बढ़िया. रामपुर के बारे में, अपने गृह जनपद के बारे में बताएं कुछ. क्या खास बात है उसकी? 5 विशेषताएं बताइए रामपुर की. सर सबसे पहले तो रामपुर की जो फेमस है वो रज़ा लाइब्रेरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है. उसमें सर करीब 17,000 मनुस्क्रिप्ट्स हैं पुराने एंशिएंट सर. काफ़ी पर्शियन अरबी में सर मनुस्क्रिप्ट्स वहाँ अवेलेबल हैं सर. इसके अलावा सर एक आर्यभट्ट प्लेनेटेरियम है बच्चों को एक तरीके से स्काईज और स्टार्स के बारे में बताने के लिए. इसके अलावा सर रामपुर में पैच वर्क, एक ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ODOP पैच वर्क है, जहाँ
कढ़ाई और सोने का और चांदी के रेशम के धागों से वहाँ कढ़ाई की जाती है सर। और आपने भी सुना होगा रामपुरी चाकू, वो भी रामपुर के फेमस है काफ़ी सर। इसके अलावा वायलिन मेकिंग रामपुर में काफ़ी फेमस है। दूर दूर से वायलिन जो बनाए जाते हैं रामपुर से ही, रामपुर में ही आके ही लोग खरीदते हैं और ऑल ओवर प्रदेश में सेल करते हैं सर। रामपुर में लाइब्रेरी से ज़्यादा चाकू महत्वपूर्ण है, वहाँ फेमस है सर। अब लेकिन वो ऑब्सोलीट हो गया है सर। इतना एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशन रहा है, मतलब पहले चाकू काफ़ी बिकते थे, लेकिन अब सर समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ वो अब अप्रचलित हो गए, लेकिन अभी भी वो जुड़ा है नाम रामपुरी चाकू। तो जो चाकू वाले व्यवसाय से जो लोग जुड़े होंगे वो तो बेरोजगार हो जाएंगे धीरे धीरे, ऐसे जब प्रचलन खत्म हो जाएगा तो। सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रचलन तो धीरे धीरे खत्म हो गया है। ऐसे समुदाय, ऐसे शिल्पियों के लिए सरकार की कोई योजना है? सर यूपी गवर्नमेंट और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सर इस तरीके की कारीगरों के लिए योजना शुरू की है, पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें सर 18 प्रकार के कारीगरों के लिए स्किल प्रोवाइड कराया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और अगर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उनको सर लोन की भी सुविधा है सर। वेरी गुड सर। ये बताइए, अब रामपुर से बिलोंग करते हैं, वहाँ आजम खान साहब और उनके बेटे दोनों की सदस्यता चली गई, क्या क्या कारण थे दोनों का? एक सेम कारण था या अलग अलग? सर 2-3 कारण रहे हैं जिसके चलते उन्हें सर सदस्यता रद्द की गई और जेल हुई और सदस्यता रद्द की गई। पहला कारण तो सर सबसे बड़ा लैंड इंक्रोचमेंट है, जो किस कारण से विधानसभा सदस्यता गई और संसद सदस्यता गई, किस कारण से? सर आरपीए एक्ट 1951 के तहत अगर किसी सांसद को या विधायक को 2 साल की सज़ा दी जाती है तो उनकी सदस्यता त्वरित रूप से निलंबित कर दी जाती है। तो उसी सिलसिले में आजम खान, माननीय श्री आजम खान और श्री मोहम्मद अब्दुल्ला को 2 वर्ष की सज़ा दी गई थी, एक फर्जी 2 जन्म प्रमाण पत्र के सिलसिले में और एक उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई थी, तो उस सिलसिले में सर 2 केस में उन्हें। हेट स्पीच भी कोई मैटर था क्या इनका? जी सर। हेट स्पीच? यस सर, हेट स्पीच पे भी एक मैटर था। मुझे क्लियर तो सर वो याद नहीं आ रहा, लेकिन कई मल्टीपल सर केसेस दर्ज हुए थे जिनके तहत इन्हें उनका तो हो गया अब्दुल्ला खान का। जी सर। ये 2 जन्म प्रमाण पत्र, इनका मुख्य कारण क्या था सर? इसके कारण संसद ने या विधानसभा में इनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी? सर 2008 के करीब छजलैट में गाड़ी की चेकिंग के दौरान सर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए एक धरना दिया गया था इनके द्वारा, जिसमें सर एमपी एमएलए कोर्ट ने सर इनको 2 साल की सज़ा दी थी। इसके अलावा और सर स्पेसिफिक मुझे सर ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी सर। अच्छा, और किन कारणों से किसी सदस्य की सदस्यता जा सकती है? सर संविधान में सर अनुच्छेद 102A और 102 क्लॉज 1 और 191 क्लॉज 1 के तहत अगर कोई उसमें प्रावधान दिए गए हैं कि कोई एमपी या एमएलए 102 क्लॉज 1 और एमपी 191 क्लॉज 1 कहते हैं अगर कोई अनसाउंड माइंड है या दिवालिया हो गए हैं या फिर मतलब अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं है, ऐसा कोर्ट अगर मानती है तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। सर एक दूसरा है सर एंटी डिफेक्शन लॉ में, जिसमें अगर कोई सांसद या विधायक अपना दल बदल लेते हैं तो उसके अगर वो दोषी पाए जाते हैं कि उन्होंने किसी आर्थिक लाभ के कारण अपनी दल बदला है तो उस केस में भी सर सदस्यता रद्द की जा सकती है। अच्छा, अभी आप देखे होंगे कि बंगाल में ईडी टीम पर हमला हुआ है। केंद्र सरकार किसी राज्य को कैसे नियंत्रित कर सकता है? किन अनुच्छेदों के तहत राज्य का या वहाँ की जो सरकार है उसको डिसमिस कर सकता है या अन्य प्रकार का नियंत्रण कैसे कर सकता है? कौन कौन से आर्टिकल उसमें प्रभावित हो सकते हैं? सर केंद्र राज्य संबंधों को देखा जाए तो केंद्र सबसे पहले तो आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल एक ये हो गया। उसके अलावा आर्टिकल 200 है जिसमें कोई भी विधेयक अगर असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली पारित करती है तो राज्यपाल अपनी अनुमति दे सकते हैं या उनको विदहोल्ड कर सकते हैं या फिर सर प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा ये है। तीसरा सर आर्टिकल 256 और 257 के तहत अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कैबिनेट कोई अगर निर्णय पारित करती है। आर्टिकल 355 भी कुछ है क्या? 355 365
365 के तहत तो मुझे ध्यान आ रहा है सर, अगर कोई भी मतलब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई आदेश पारित करती है या फिर वो बोल सकती है कि राज्य के द्वारा संवैधानिक तंत्र का विफल होना है यहाँ, अगर ऐसा कुछ रिपोर्ट दी जाती है। वार्निंग भी आता है किसी आर्टिकल में कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को वार्निंग देती है कि आप संविधान के अनुरूप काम करिए? सर ऐसा मुझे सर ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी सर। चलिए, अच्छा आप टीचर वाली एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं सर, तो एजुकेशन की स्थिति बड़ी खराब है, तो आप सरकार को क्या सुझाना चाहेंगे? 3 उपाय बताइए, 3 सरकार को आप राय देना चाहेंगे कि आप ये काम करिए। सर सबसे पहले तो जो एजुकेशन का बजट है वो बढ़ाने की सर मैं अनुरोध करूंगा कि एजुकेशन पर बजट बढ़ाया जाए। ख़ास तौर पे सर प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। इसके अलावा सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, स्कूलों की हालत सुधारी जाए सही से। और सर तीसरा है जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं गांव में, उनकी मेंटेलिटी पर भी सर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है कि अगर आप प्राइमरी लेवल पे ही बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे तो उनका विकास नहीं हो पाएगा, वो आगे जाके अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सीनियर लेक्चरर के रूप में आपका काम क्या है? सर मैं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बरेली में सर सीनियर लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। ये एक नोडल संस्थान है जो टीचर ट्रेनिंग के लिए कार्य करती है। इसमें प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें सर बेसिकली इसमें 6 विभाग होते हैं डाइट में। उसमें सेवारत प्रशिक्षण, सेवा पूर्व प्रशिक्षण के तहत मतलब सीनियर लेक्चरर्स की 6 पोस्टें हैं। इसमें इन विभागों में उनको हेड किया जाता है। तो हमारा काम सर सुपरविजन का है, ट्रेनिंग्स कैसे चल रही हैं। इसके अलावा सर चेकिंग, स्कूलों में चेकिंग करना, बाकी जो लेक्चरर्स हैं उनका सुपरविजन करना। तो आप कभी स्कूल चेक किए हैं? सर हाँ, मैं 2 बार स्कूल चेक किया हूँ सर। तो वहाँ क्या कमी आपको दिखाई पड़ी? सर एक तो सर बच्चों का सर नॉमिनेशन कम है। क्यों कम है? सर इसके भी मुझे लगता है मल्टीपल कारण है, एक कारण नहीं है। एक तो सर वही पेरेंट्स की जागरूकता, उतना पेरेंट्स जागरूक नहीं है, नॉमिनेशन बढ़ाया जाना चाहिए सर। और सर इसके अलावा सर उनका स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो उतना ठीक नहीं लगा। जिस हिसाब से जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उस क्लास में उनको अगर आप सब पेपर में भी आता है कि यहाँ चेकिंग हुई, बच्चे ये नहीं पढ़ पाए। किसकी कमी आपको लगता है, टीचर्स की या बच्चों की? सर इसमें एक की कमी तो नहीं ठहराई जा सकती। इसमें तो ओवरऑल सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए शिक्षा के स्तर को सुधारने में। जहाँ टीचर्स की कुछ कमी है, अगर उनको रेगुलर टाइम पे ना जाना, अपनी उत्तरदायित्व को ना निभाना। इसके अलावा सर मुझे तो अभी भी सर यही लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा और जागरूक करने की, उनको बताने की ज़रूरत है सर। ठीक सर। आपका बीएससी का सब्जेक्ट क्या है? सर बीएससी में मेरे पास जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहे हैं सर। जूलॉजी और केमिस्ट्री सर। केमिस्ट्री रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। व्हाट इज क्रायोजेनिक? सर क्रायोजेनिक सर इज़ अ स्टेट ऑफ लो टेम्परेचर सर। अगर मतलब बिल्कुल ही लो टेम्परेचर पे कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या वस्तुएं पाई जाती हैं तो क्रायोजेनिक एक टर्म दे दिया गया। होता क्या है, कितना होता है? सर केमिस्ट्री में सर एब्सोल्यूट ज़ीरो जो टेम्परेचर माना जाता है वो -273 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं। तो उसको उससे निम्न तापमान नहीं हो पाता, तो वही सर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहलाता है। ये बताइए आप कि प्रक्षेपण यान और जेट वायुयान में क्या अंतर है? सर इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं बता पाऊंगा, जहाँ तक थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। जेट वायुयान और सर जो आपने दूसरा बताया, इसमें ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइजर जो होता है वो जो एयर की होती है, एयर की ऑक्सीजन लेके सर एक जेट वायुयान चलता है सर, ऐसे ही कुछ है। एग्जैक्ट में सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा सर। आप बताइए ईंधन और प्रणोदक में क्या अंतर है? सर ईंधन मतलब फ्यूल और प्रोपेलेंट सर टर्म तो सर सुने हैं, लेकिन मैं शायद एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाऊँ। ये बताइए न्यूक्लियर फॉलआउट क्या होता है? न्यूक्लियर सर? न्यूक्लियर फॉलआउट, सॉरी सर। न्यूक्लियर विंटर, सॉरी सर। जीरो पावर रिएक्टर, टोकामेक रिएक्टर क्या होता है? सॉरी सर, मुझे टर्म सर। हाइड्रोजन के समस्थानिक बता दीजिए। सर 1H2, 1H1, 1H2, 1H3 हम केमिस्ट्री में बोलते हैं। हीलियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ट्राइटियम। फिर से सोच लीजिए सर 1H1, 1H2, 1H3 इनके दूसरा नाम बताइए। सर इनके हाइड्रोजन के हीलियम, प्रोटियम, ट्राइटियम।
प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। 1H1, 1H2, 1H3, यस सर। सूर्य की ऊर्जा के स्रोत में और तारों की ऊर्जा के स्रोत में क्या अंतर है? सर सूर्य की ऊर्जा जो है वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है, जहाँ दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इसी तरह जो तारा होता है सर वो न्यूक्लियर फिशन पे आधारित है, या तारा भी सर न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है, क्योंकि एक तरीके से तारा, सूर्य भी एक तारा ही है, लेकिन इसके अलावा सर मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा सर। अंतर है उसमें। पीएच मान क्या होता है? किन दो संख्याओं के मध्य नापा जाता है? सर पीएच से तात्पर्य सर पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, जो किसी भी सब्सटेंस की या लिक्विड की सर अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए किया जाता है। सर 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 6.9 तक जो जिसकी पीएच होती है वो अम्ल कहलाते हैं, और 7 जिसकी पीएच होती है वो न्यूट्रल कहलाता है, जैसे वाटर इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और 7 से अधिक जितने भी सर सब्सटेंस होते हैं कितना तक? सर 7 से लेके 14 तक वो सर बेस कहलाते हैं। पीएच मान की खोज किसने किया था? सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी। डीटीओ के बारे में कुछ बताइए। सर डीटीओ बोले तो सर ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये एक भारी, इसको भारी जल कहा जाता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में सर मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा सर मुझे चेरनोबिल घटना के बारे में कुछ बताइए आप। सर चेरनोबिल घटना सर एक न्यूक्लियर प्लांट से संबंधित है, जो यूक्रेन में स्थित है। सर इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में सर विस्फोट हुआ था, जिसके कारण सर रेडिएशन काफ़ी फैल गया। विस्फोट हुआ क्या था? सर इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म, सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है। CSR शब्द सुना है आपने? यस सर। क्या होता है? सर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर कहा जाता है, जिसमें जो कंपनियां होती हैं वो अपने पिछले 3 साल के औसत प्रॉफिट का 2% सर सामाजिक कार्यों पर खर्च करती हैं। कहाँ खर्च करती हैं? एक कंपनी जो है इस पैसे को कहाँ खर्च करेगी? सर हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे, सर इसके अलावा मलिन बस्तियां हैं उनको उद्धार पे, या फिर एनजीओ। उसके लिए भी कुछ निर्धारित है क्या? कुछ गाइडलाइन है? सर गाइडलाइन एज इट सर मुझे अभी एग्जैक्ट सर मुझे आइडिया नहीं सर, ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, ज्योतिबा फुले आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। यस सर। बताइए जरा उनका योगदान क्या रहा है भारतीय समाज में? सर महात्मा ज्योतिबा फुले एक सामाजिक कार्य, महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। इसके अलावा सर ये एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मिस्ट रहे हैं, जिन्होंने सर गुलामगिरी पुस्तक लिखी 1872 में। इसके अलावा सर अपनी पत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर इन्होंने एजुकेशन और अनटचेबिलिटी में के क्षेत्र में काफ़ी काम किया, और सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिससे अनटचेबिलिटी को दूर किया जा सके। जो आधुनिक काल में समाज सुधार आंदोलन चल रहा था, उस हिंदुस्तान में कौन कौन सा जगह उसका केंद्र था? सर बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहा जा सकता है, जहां से सर राजा राममोहन राय ने इसकी शुरुआत की, समाज सुधार आंदोलन की। इसके अलावा सर महाराष्ट्र भी एक केंद्र था, जहां संत तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर सर ऐसे महान विभूतियों ने समाज सुधार आंदोलन में अपना योगदान दिया। इसके अलावा साउथ में सर कर्नाटक, केरल में ईवी रामास्वामी नायकर ने सर अपना योगदान दिया अनटचेबिलिटी के खिलाफ। तो ये बंगाल का केंद्र और जो महाराष्ट्र का केंद्र था, इन दोनों में कुछ विशेष अंतर है? सर किसी विशेष चीज़ पर फोकस है बंगाल का केंद्र, किसी विशेष चीज़ पर महाराष्ट्र का है, तो वो बताइए। सर ऐसा मुझे एग्जैक्ट सर डिफरेंशिएशन याद नहीं आ रहा सर। पुनर्जागरण शब्द सुना है आपने? यस सर। क्या होता है पुनर्जागरण का मतलब? सर अगर संधि विच्छेद किया जाए तो दोबारा से जागना एक तरीके से पुनर्जागरण है। ये एक सर वेस्टर्न कंट्री का एक शब्द है, जिसमें सर अपने आप को पुनर्जागरण से मतलब कि जो भी कह सकते हैं कि पुरानी विचारधाराएं हैं जो साइंटिफिक टेम्परामेंट से अलग है। एक चीज़ जरा फिर से सुन लीजिए, पुनर्जागरण एक शब्द है, एक नवजागरण शब्द है, और एक पुनरुत्थान शब्द है। तीनों का मतलब हमें बता दीजिए, तीनों कैसे अंतर है?
सॉरी सर, मैं अंतर नहीं बता पाऊंगा। बस मैं पुनर्जागरण को सर डिफाइन कर दूंगा, लेकिन नवजागरण और पुनरुत्थान में सर मैं एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं बता जो पाऊंगा। भारत में समाज सुधार आंदोलन चला, उसके लिए कौन सा बेहतर शब्द है, नवजागरण या पुनर्जागरण या पुनरुत्थान, ये बता पाएंगे? सर हाँ, हिस्ट्री में सर हम लोग पढ़ते हैं तो पुनर्जागरण ही पढ़ते हैं, जिसमें मतलब पुराने रीति रिवाजों को, परंपराओं को, उनको एक तरीके से हटाना और साइंटिफिक टेम्परामेंट, लॉजिकल रीजनिंग, इसके अलावा सर ह्यूमैनिटी, इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया। अच्छा, ठीक है। ये बताइए 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? सर भारत का सर इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी भारत ने। अच्छा, तो एक शब्द है राष्ट्र, एक शब्द है राज्य। तो 15 अगस्त 1947 को भारत एक राष्ट्र था या राज्य था? सर एक तरीके से सर ये स्टेट था सर, राज्य था। दूसरे तरीके से? सर राष्ट्र से तात्पर्य सर ये है कि एक तरीके से ये ब्रॉडर टर्म है, स्टेट एक कह सकते हैं कि संकीर्ण टर्म है सर, नैरो टर्म है। 14 अगस्त को क्या था? 14 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त को क्या था? दोनों का स्टेटस बता दीजिए। 14 अगस्त 1947 को भारत क्या था? सर 14 अगस्त को एक पाकिस्तान देश से अलग हुआ था, भारत से अलग हुआ था। 13 अगस्त को क्या था? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी। ठीक, जा सकते हैं। थैंक यू सर।